Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadoo, economics educator for class 12th. आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। यहाँ पे आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएंगे जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है, तो डेफिनेटली जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसी बात पे सबसे पहले आपको हमें जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, बिकॉज हम आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और सिर्फ सीबीएसई नहीं, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कंसर्न में लेते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे कवर होने वाली है। सो ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जल्दी से मुझे सबसे पहले वो रिवाइज करा दो। मैं तो भूल गई मैंने क्या पढ़ाया था, आप लोग को ही मुझे याद दिलाना है, क्योंकि हर एक चीज़ सीक्वेंस में देखनी है। हर एक चीज़ देखो, चैप्टर में आपको हर एक चीज़ ऐसे डिवाइडेड क्यों रहती है, कहीं से भी कुछ भी क्यों नहीं पढ़ाते, एक सीक्वेंस रहता है। क्यों? बिकॉज ऐसे बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो सिमिलरली वीडियोस भी अगर आप पहला वाला नहीं देखोगे, सडनली इस वीडियो पे आ जाओगे, तो ये वाला वीडियो कैसे समझ आएगा? अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है पहले से फिर तो ठीक है कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, राइट? और 12th स्टैंडर्ड है तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, राइट? तो हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया था, जल्दी याद दिला दो। अभी सप्लाई पढ़ा तो उससे पहले क्या पढ़ा होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, डिमांड पढ़ा होगा। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड, उसके कंपोनेंट्स, उसका मीनिंग, और साथ ही मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड को हम लोग सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी में स्टडी करने वाले। कौन कौन से 4 सेक्टर होते हैं मेरे पास, जल्दी बता दो। HPGE, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर जिसको हम लोग फर्म्स भी बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, या हम बोल सकते हैं लास्ट में हमारे पास एक्सटर्नल सेक्टर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं। जो हम चारों की स्टडी करते हैं ये हमारे 4 सेक्टर हो जाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में हर एक चीज़ का अजम्पशन है, तो हमने हमारा जो एग्रीगेट डिमांड था उसको किस में स्टडी किया, 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में स्टडी किया, यानी सिर्फ हमने HP लिया, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स या प्रोडक्शन सेक्टर हम बोल सकते हैं। उसके थ्रू हमने पूरा फिगर आउट किया। क्या इक्वेशन थी, व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी एग्रीगेट डिमांड, व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ इट, कि हमारा था AD इज इक्वल्स टू C प्लस I, जहाँ पे C हमारा पास क्या था, एक तरीके से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, और I मेरे पास क्या था, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों चीज़ों को जब ऐड कर देते हैं तो मेरे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाता है। साथ ही में हमने पढ़ा था कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी, तो उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। सो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ AD इज इक्वल्स टू C प्लस I। इसमें कोई डाउट? चलो जी, क्योंकि मैंने क्यों रिवाइज किया, क्योंकि उसके कुछ कंपोनेंट्स अभी हम यहाँ पे ही पढ़ने। हम भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई, तो जैसे डिमांड पढ़ाता है वैसे सप्लाई पढ़ाता है। सप्लाई का क्या मतलब होता है, सप्लाई का मतलब होता है कि आपको बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज बना के प्रोडक्शन करने के बाद उसको सही जगह पहुंचाना भी तो है। सप्लाई करना एक तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। वो किस पर डिपेंड करता है कि कितनी डिमांड है, राइट? अगर डिमांड ज़्यादा होगी मतलब हमारी सप्लाई भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिमांड फुलफिल हो पाए। अगर डिमांड कम चल रही तो सप्लाई भी हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कोई इसको खरीद नहीं रहा। तो सप्लाई का डिमांड से क्या रिलेशन है, इसको हमें समझना जरूरी है। इसलिए पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में लोग डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हैं, और मैक्रो में फिर समझते हैं भाई कि इकोनॉमी में जब हम एग्रीगेट को स्टडी करते हैं, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में क्या हमारा एक डिफरेंस होता है। So what is the meaning of aggregate supply? Aggregate supply क्या होता है? The total supply of goods and services produced within an economy at a given price level within a certain level. तो मतलब कितना भी हम सप्लाई कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं, कहाँ पे करना है, विद इन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई की एट अ गिवन प्राइस लेवल पे, कि 100 रुपये पे कितना हमारा 100 रुपये का दाम है, उस बेस में कितना हम सप्लाई कर सकते हैं टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को। सो इट इज द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल विद इन अ सर्टन पीरियड। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? सो सप्लाई क्या हो जाता है, सप्लाई का मतलब है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में हम सप्लाई करने को रेडी हैं एट अ गिवन प्राइस लेवल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम या पीरियड ऑफ एन इकोनॉमी। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एक तरीके से, टोटल सप्लाई। तो ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली याद रखनी है। फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिनने नहीं लिया, बी क्विक।
समझ आया? डन? क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब बात आती है भाई एग्रीगेट सप्लाई की। तो एग्रीगेट सप्लाई मैंने क्या बोला? टोटल सप्लाई। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूं यहाँ पे टोटल सप्लाई की, जो हम गुड्स जो हमने प्रोड्यूस किए हैं उसको कर रहे हैं एट अ प्राइस, कौन सा? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम इन एन इकोनॉमी, जो यूजुअली आपका एक अकाउंटिंग पीरियड रहता है। सो व्हाट वी कैन से कि भाई टोटल सप्लाई, हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? टोटल ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स, भाई जितना भी सामान बना है, ठीक है, उसको सप्लाई करना। सो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच सप्लायर्स आर विलिंग टू सप्लाई, कि भाई जैसे कि हमारा क्या होता है डिमांड में, जो कस्टमर्स विलिंग टू बाय होते हैं, कि हमारा मन है उसको खरीदने का, वैसे ही जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सामान बना रहे हैं, उनका भी तो मन होना चाहिए कि हाँ मैं सप्लाई करना चाह रहा हूँ, इसको बेचना चाह रहे हैं हम। तो दैट इज हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? सो इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच सप्लायर्स एज विलिंग टू सप्लाई, उनको भी सप्लाई करने का मन होना चाहिए, राइट? तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। दैट इज एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है total value of all goods and services which all producers of an economy are planning to buy at a given level of period. Note that, very important, कि जो मेरा aggregate supply होता है वही होता है is equals to national income. Very important. So aggregate supply is equals to Y. यानी ये क्या होता है हमारे पास? national income. NNP at FC लिख दूंगी तो कुछ गलत तो नहीं लिख रही? क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स वालों? NNP at FC लिख रही तो कुछ गलत तो नहीं लिख रही? गलत लिख रही तो बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में कि गलत लिखा है कि सही लिखा है। क्या इसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं? लेट्स सी। सो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू द नेशनल इनकम, दैट इज हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दैट AS इज इक्वल्स टू Y. क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से। डन? ओके, तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है? जो एग्रीगेट सप्लाई होता है वो किसके इक्वल होता है? Y के, जो कि मेरा क्या है? एक तरीके से नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम है। तो ये क्या बात करें? सप्लाई, जो सारे प्रोड्यूसर्स विलिंग हैं सप्लाई करने के लिए ऑल द सेक्टर्स जो हमने कंसीडर किए हैं उसमें। याद रखना है कि जो मेरा एग्रीगेट सप्लाई है वो इक्वल टू नेशनल इनकम है, और नेशनल इनकम को Y की तरह भी हम लिखते हैं, या ये भी आप लिख सकते हो। तो ये वाली कहानी ना आपको याद रखनी है, याद रखना, नोट कर लो अपनी कॉपीज में। एग्जैक्टली ऐसे ही आपको अपनी कॉपीज में लिखना है, बनाना भी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही MCQ के फॉर्मेट में आपसे पूछे जाते हैं और आप फिर भूल जाते हो, तो इसलिए इस सारी चीज़ों को नोट करके रखना चाहिए। ओके डन? तो ये वाली कहानी हमें समझ आ गई। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई? क्या डेफिनेशन हो गई हमारी एग्रीगेट सप्लाई की? सो एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगेन यहाँ पे भी फाइनल वर्ड है, final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given period of a time. It must be noted that जो aggregate हमारा supply है refers to only planned production या desired output during a given period of time. It does not refer to actual output. प्लान्ड मतलब कि कितना हमने सोचा है कि भाई इतना प्रोडक्शन करके हम सप्लाई करना चाह रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। कितना किया है वो नहीं, हम उसकी बात करें कि कितना हमने सोचा था कि हम कितना प्रोडक्शन करके एक तरीके से सप्लाई करने को रेडी हैं। आपको याद रखना है सप्लाई किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स का, इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं होने वाला। फाइन। तो फाइनल गुड्स में कौन कौन से आते हैं? एक होता है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स, और एक मेरे पास होता है स्टूडेंट्स कैपिटल गुड्स। पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी ये सारी चीजें, ठीक है। तो जो फाइनल गुड्स होते हैं उसमें दो प्रकार के गुड्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं। सबसे पहला वी हैव कंज्यूमर गुड्स एंड देन वी हैव कैपिटल गुड्स। क्लियर? बोथ आर द पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमें याद रखना है कि एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, सो इट रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर विलिंग टू सप्लाई एट अ गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम एट गिवन वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम इन एन इकोनॉमी। फाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। और ये भी हमें पूरा याद रखना है। फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? ओके। सो
एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, इसको हमने ऐसे लिखा था दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। ये कौन सी बात आ गई? Why it is like that? So when aggregate supply is expressed in physical terms, it refers to the total output of goods and services in an economy. We know that the value of total output is distributed to the factors of production in a form of rent, wages, interest and profit. ये क्या बोल रहे हैं? Factors of production कौन कौन से होते हैं मेरे पास? जल्दी से बता दो। लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट में हमारे पास आता है एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज, आप ले सकते हो जो भी आपको ठीक लगे भाई। तो भाई लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट, ठीक है। लेबर के बदले में क्या मिलता है? वेजेस, ठीक है। कैपिटल के बदले में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज के बदले में आपको क्या मिल जाता है? प्रॉफिट, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट ये कह रहे हैं, जो एग्रीगेट सप्लाई होता है उसको जब हम फिजिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो इसका मतलब होता है टोटल आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोड्यूसर सप्लाई करने को रेडी है या अवेलेबल है मार्केट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा एग्रीगेट सप्लाई। टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंटली अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम को हम क्या बोल सकते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। उसी को जब हम टोटल करेंगे वही तो भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की तरह। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिलेटेड है नेशनल इनकम से। सो द सम टोटल ऑफ दीज फैक्टर इनकम्स, ये फैक्टर इनकम है। व्हाट आर दीज आर फैक्टर इनकम। तो ये जो सम टोटल है फैक्टर इनकम्स का, ये क्या होता है एक तरीके से एट डोमेस्टिक एंड नेशनल लेवल इज टर्म्ड एज national income. So we can say that aggregate supply and national income are one and the same thing because जो factor incomes होता है उसका टोटल ही तो हम कर रहे हैं, है ना। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो फैक्टर इनकम मिल रहा है उसका टोटल नेशनल इनकम होता है, और यहाँ पे भी जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये इसलिए लूप बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं जो मेरा एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके इक्वल है? इक्वल है हमारे नेशनल इनकम के। क्विकली लेगा स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन, क्लियर। ये क्या है हमारे पास? दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और ये हमारे पास फैक्टर इनकम है उनकी। क्लियर, जल्दी से समझ आया सारी चीजें? क्लियर। तो क्यों होता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम? डन, ओके। सो द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम आर। अब देखो आपको याद रखना है कि जैसे कि एडी के हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे। व्हाट वर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? क्या क्या थे हमारे पास? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी से क्या था मेरे पास? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई से क्या था मेरे पास? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी से था मेरे पास गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। फिर हमारे पास क्या आ रहा था? नेट एक्सपोर्ट्स। ये क्या था? फॉर्मूला क्या था? दीज वर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई के भी हैं, तो कौन कौन से भाई? सो द मेजर पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम इज स्पेंट ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द बैलेंस इज सेव्ड। इट मीन्स दैट इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव। तो जो भी इनकम रहती है, हमने पहले ही पढ़ा था, या तो उसका कंजम्पशन कर लिया जाता है, सामान वगैरह खरीदना रहता है हमें, है ना भैया, राशन वगैरह भी लेना है, अपनी ज़रूरतें भी हैं उनको भी पूरा करना है, तो ये क्या हो गया? दीज आर कंज्यूम्ड, और कुछ पोर्शन हम लोग सेव करके रख लेते हैं। सो नेशनल इनकम क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। डिमांड में क्या था? इसमें भी कंजम्पशन है, इसमें भी कंजम्पशन है, लेकिन ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, याद रखना। यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे कंजम्पशन प्लस सेविंग है। तो ये सी प्लस आई था, ये आपका सी प्लस एस हो जाएगा। सो दैट इज वाई मेरा क्या हो जाएगा? ए एस क्या निकल के आएगा? सी प्लस एस। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको पूरा फिर से समझा रही हूँ वाला पॉइंट। डन, क्लियर। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने एडी का आपको पूरा फॉर्मूला बताया था अभी। वो क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस हमारा एक्स माइनस एम, जो मेरे नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं। इसमें से ये क्या था? हमने टू सेक्टर इकोनॉमी में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो सी प्लस आई होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई की, तो इसमें भी दो ही चीजें आएंगी। क्या? बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी इनकम हमारे पास आ रही है
सप्लाई में जो हम फैक्टर इनकम्स वगैरह की बात कर रहे हैं, बिकॉज हम इसमें भी इनकम की बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। तो जो नेशनल इनकम है इसमें भी दो तरीके की चीज़ें होती है, या तो हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं या तो हम सेव कर लेते हैं। दैट इज वाई क्या हो जाएगा, C+S। तो ये तीनों जो इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। सो C+S समझ आया? जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। हमने ये बोला है कि इसमें बात करिए जो नेशनल इनकम है मेरा, है ना, जो नेशनल इनकम है मेरा, उसमें या तो हम कंजम्पशन कर लेते हैं या तो हम सेव कर लेते हैं, यही दो चीजें होती हैं। फाइन, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। बहुत आराम से मैं आपको सारी चीज समझा रही हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? डन? ओके, तो ये वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया ना आपका? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलो भाई, तो भाई अब इसको डायग्राम के थ्रू भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड नेशनल इनकम कर्व एक साथ में मिलते हैं भाई, बिकॉज भाई दोनों को हम इक्वल बोल रहे हैं। एंड द नेचर ऑफ नेशनल इनकम कर्व या AS कर्व कैन बी मेड क्लियर विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड अ फिगर। तो सबसे पहले ये हमारा पूरा स्केड्यूल होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि इनकम इधर भी बढ़ रही है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है तभी तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, तभी सेविंग्स ही बढ़ पाएंगी। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे हो रहा है या तो आप सेव कर रहे हो या तो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से कंजम्पशन कर रहे हो। उसमें क्या था, या तो आप कंजम्पशन कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एग्रीगेट सप्लाई में क्या आएगा, C+S। तो इसमें क्या होगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स का। तो कंजम्पशन हमने देखा 40, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520। इसमें भी क्या हो रहा है, इसको भी मैं 80 से बढ़ा रही हूं। तो 80 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो ये 80 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट उससे इंक्रीज हो रहा है। तो ये मेरा क्या एक तरीके से, और ये 40 पे क्या है, जीरो लेवल आउटपुट पे ये जो 40 है ये क्या है, मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। मतलब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी, या मैं बोल सकती हूँ इनकम पे भी कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन हम कर ही रहे हैं। उस कंजम्पशन हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इसमें किसी को कोई डाउट? तो व्हाट इज दिस, दिस इज माय ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्लियर? तो ये भी हमने 40 से उससे बढ़ा दिया, सॉरी 80 के उससे बढ़ाया है, कांस्टेंट रखा है, तो चेंज हमारा कांस्टेंट रहा है। इनकम भी मेरी इंक्रीज हो रही है, पहले सिर्फ 0 थी, फिर 100 हुई, फिर 200, फिर 300, फिर 400, 500, 600, तो ऐसे कर करके 100 से बढ़ती हुई चली गई। अब हमें देखना है कि कितने उससे स्पीड से हमारा ये कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो हमारा सेविंग्स क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मुझे इनकम गिवन है, ठीक है, मुझे कंजम्पशन गिवन है, मुझे सेविंग्स निकालना है, तो मैं अपनी इनकम से कंजम्पशन को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास सेविंग्स आ जाएगा। सो दैट इज वाई ये वाला जो सेविंग्स है कैसे निकल जाएगा स्टूडेंट्स, जब मैं इनकम से कंजम्पशन को माइनस कर दूंगी। तो 0 में से अगर मैंने 40 को माइनस किया तो कितना आएगा, -40। मतलब आपने अपनी सेविंग्स को यूज किया है। हमने पढ़ा था ना कि अगर आपके पास इनकम नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत खर्चा है, तो आप 3-4 तरीके से आप कर सकते हो। या तो अपनी सेविंग्स को आप यूज करो, ठीक है, या तो आप कोई सामान बेच दो, या तो आप उधार लो, बोरोइंग्स करो। तो ये कुछ 3 मेथड्स हमने पढ़े थे। तो इसमें क्या होगा, ये हमारी सेविंग्स माइनस में चली जाएगी। फिर जैसे जैसे मेरे पास थोड़ी बहुत इनकम आई, तो मेरे पास इनकम आई लेकिन कंजम्पशन मेरा इनकम से ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये भी अगेन -20 में जाएगा कि इनकम तो आना शुरू हो गई लेकिन फिर भी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। फिर क्या हुआ, जितनी की आप इनकम कर रहे हो उतने का ही आप कंजम्पशन कर रहे हो, आप सेव नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हमारा बहुत कट टू कट चल रहा है। बोल रहे हैं ना, बजट बहुत टाइट है, 10,000 आ रहे हैं, 10,000 के 10,000 पूरे खर्च हो पा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से कट टू कट चल रहा है, यानी इनकम और कंजम्पशन दोनों ही हम अगर बात करें तो इक्वल हो जाता है। तो सेविंग्स मेरी 0 हो गई, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं सेव करने को, पूरा खर्च हो गया। नेक्स्ट क्या है, फिर मेरी इनकम कितनी हो गई, 300 हो गई, 300 इनकम हो गई, खर्चा मेरा कितना हो गया, 280। तो अब मैं कुछ सेव कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने 280 का खर्चा जरूर कर लिया, कंजम्पशन कर लिया, लेकिन उसके बाद मेरे पास कुछ अमाउंट बच रहा है। कौन सा अमाउंट बच रहा है भाई, 20 का। तो ये क्या हो गया, ये मेरा सेविंग्स में जाएगा। तो आप देख सकते हो ये 3 बार हम लोग एक तरीके से नुकसान में रहे, फिर जाके थोड़ा बहुत सेविंग हम कर पाए। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ये 300 से 400 हो गया,
फिर से 100 से मेरी इनकम बढ़ गई, तो मैंने देखा कि फिर से मेरी एक तरीके से कंजम्पशन ही बढ़ गया, लेकिन अब मैं ज़्यादा सेव कर पाऊंगी, मैं 40 का सेविंग्स कर पा रही हूँ। क्यों? 40 400 से अगर मैं 360 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास कितना बचा? 40 बचा। नेक्स्ट वी हैव 500 की जब इनकम हो गई तो मेरे पास कंजम्पशन कितना हो गया? 440। तो मैं कितना सेव कर सकती हूँ? मैं 60 की सेविंग्स कर सकती हूँ। सिमिलरली जब 600 हो गया तो ये क्या हो गया? 520 का कंजम्पशन हुआ, तो मैं 80 को सेव कर सकती हूँ। तो जो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे नोटिस करी हैं, क्या होती है? पहले तो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है, तो सेविंग्स को हमें यूज़ करना पड़ता है, इसलिए सेविंग्स मेरी माइनस में चली जाती हैं। ये मैंने सीखा। फिर मैंने सीखा भाई कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है, कंजम्पशन ही बढ़ता है, तो सेविंग्स भी बढ़ रही हैं। आप देख सकते हो नेगेटिव से जीरो आई और फिर बढ़ने लग गई। तो अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरा कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा और मैं ज़्यादा सेव भी कर पाऊंगी, राइट? तो ये वाला पूरा फंडा मुझे यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या यहाँ तक बात समझ आई सभी को? सेविंग्स कैसे निकाला मैंने? अगर मुझे इनकम गिवन है, मुझे कंजम्पशन गिवन है, तो दोनों को माइनस करूंगी तो मेरे पास सेविंग्स आ जाएंगी। तो इससे मैंने सेविंग्स निकाल ली। इसमें किसी को कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत? क्लियर हो गया? तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमें कंजम्पशन और सेविंग्स को ऐड करेंगे। हमारे पास ये पॉजिटिव 40 है, ये माइनस 40 है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा कुछ भी एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे जीरो है। फिर क्या है? यहाँ पे 120 है, माइनस 20 है, ये हो गया 100। फिर क्या हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे 200 प्लस जीरो कितना हो गया? 200। 280 प्लस 20 हो गया 300। 360 प्लस 40 हो गया मेरे पास 400। 440 प्लस 60 मेरे पास हो गया 500। एंड 520 प्लस 80 मेरे पास कितना हो गया? एक तरीके से 600। तो आप देख सकते हो कि एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ रहा है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा है, लेकिन वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। एग्रीगेट डिमांड जीरो से स्टार्ट नहीं होता था। एग्रीगेट डिमांड किससे शुरू होता था? जहां से मेरा कंजम्पशन शुरू हो रहा है। लेकिन जो एग्रीगेट हमारा जो सप्लाई है वो जीरो से ही शुरू होगा। सो दैट इज वाई आप इसका कर्व देखोगे स्टूडेंट्स, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। और एग्रीगेट सप्लाई हमारा कैसे बढ़ रहा है? 100 से ही बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट है। सो दैट इज वाई ये कैसे रहने वाला है? ऐसे बनेगा। तो इसका सिंपल सा है, जैसे कि आपको ये बताती हूँ। ये मेरा कौन सा था? एग्रीगेट डिमांड का कर्व था। आप यहाँ पे देखो, ये आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो ही नहीं सकता वो। क्यों? बिकॉज एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? C प्लस आई। तो अगर C मेरे पास 60 है और मेरे पास इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का है? 20 का। C मेरे पास 40 का है, I मेरे पास 20 का है, तो दोनों को ऐड करूंगी तो 60 हुआ। तो इसलिए मेरा AD कर्व यहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स मेरा एग्रीगेट सप्लाई की, तो वो 45 डिग्री का लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो कंजम्पशन में अगर मैं सेविंग्स को ऐड करूंगी तो एक तरीके से मैं पता है कि इनिशियली ये जीरो आने वाला है, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा और हमारा ये कैसा होगा? 45 डिग्री का लाइन बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, राइट? सो दैट इज वाई जो आपका कर्व है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, राइट? यहाँ पे आप इनकम लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे अपना कंजम्पशन एंड सेविंग्स, और इस तरीके से आप बना लोगे अपना कर्व। तो आप बोल सकते हो, ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा आप बना सकते हो, पूरा का पूरा स्केड्यूल। फाइन, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? समझ आया? तो एक तरीके से हमने देखा कि डिमांड स्केड्यूल से कैसे हम लोग सेविंग्स और कंजम्पशन को भी निकाल के पूरा का पूरा हम लोग एग्रीगेट सप्लाई का भी स्केड्यूल बना सकते हैं। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या आ रहा है? इसमें हमने एक और चीज पढ़ा कि 45 डिग्री लाइन क्या होता है। हमने जो अभी आपको बताया पूरा का पूरा ग्राफ कि आपको ऐसे बनाना है ना? यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? इनकम लिख दिया। यहाँ पे आप लिख दोगे AS, और कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। 45 डिग्री का लाइन बनेगा, जीरो से शुरू होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? AS विच इज इक्वल्स टू C प्लस हमारा S। तो ये क्यों है? वाई इज देयर अ 45 डिग्री लाइन? फाइन, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सो 45 डिग्री लाइन की अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स, इनकम इज रिप्रेजेंटेटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड कंजम्पशन एंड सेविंग आर मेजर्ड ऑन द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे मेरा इनकम रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया इनकम यहाँ पे है, और वाई एक्सिस पे हमारा क्या रहने वाला है? हमारा कंजम्पशन एंड सेविंग्स, ठीक है, which represents the aggregate supply has been drawn from the origin and the line is drawn by taking the same scale both axes। तो हमें याद है कि ये वाला अगर मैं आपको पोर्शन दिखाती हूँ, ये वाला सेविंग्स ही मेरा कांस्टेंट से ही बढ़ रहा है, 100 का ही आपको चेंज देखने को मिल रहा है यहाँ पे,
तो जो 100 का बार बार चेंज देखने को मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट दे रहा है कि एक तरीके से कांस्टेंट हमारा चलने वाला है। सो दैट इज वाई क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये भी हमारा एक तरीके से स्ट्रेट लाइन ही रहने वाला है। सो व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन। तो हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई जो है इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कंजम्पशन एंड सेविंग। कंजम्पशन एंड सेविंग्स को ऐड करेंगे तभी मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन व्हिच विल ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन विल फॉर्म अ 45 डिग्री एंगल देयर बाय एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशन ऑफ दैट इज इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। अब आप बोल रहे हो मैम ये वाई कहाँ से आ गया, आप भूल गए क्या, हमने अभी पढ़ा था कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई होता है इज इक्वल्स टू वाई दैट इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। इसलिए मैं क्या बोल सकती हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मेरा एग्रीगेट सप्लाई है ना इसको हम y के इक्वल भी कर सकते हैं और जो मेरा नेशनल इनकम है इसको हम क्या बोल सकते हैं दैट y इज इक्वल्स टू सी प्लस हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स s। सो y इज इक्वल्स टू सी प्लस s। क्लियर, ये वाली चीज समझ आई आप सभी को। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके स्टूडेंट्स, डन, क्लियर हुआ, किसी को इसमें कोई इशू तो नहीं है, पक्का। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 3 to 4 मार्क्स में आ जाता है ना, कि आपको एग्रीगेट सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट समझा के बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन। तो हम क्या बात कर रहे थे कि भाई एग्रीगेट सप्लाई जो होता है ऑब्टेन्ड होता है बाय एडिंग कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, है ना। और हमने बात करा है कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो इनकम के इक्वल होता है जो कि होता है नेशनल इनकम। तो इसलिए मैं क्या बोल सकती हूँ एक तरीके से कि जो मेरा नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू हमारा C प्लस S। तो ये वाला बात यहाँ पे प्रूफ हो गई। सो एट ऑल पॉइंट्स अगर हम बात करते हैं 45 डिग्री लाइन द कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। यहाँ पे क्या होता है, जो कंजम्पशन है वो इक्वल टू इनकम होता है। ये वाला जो पूरा लाइन होता है आप देखो, तो आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा इक्वल चल रहा है। सो कंजम्पशन इज इक्वल टू द इनकम। यहाँ पे मेरा कंजम्पशन चल रहा है, यहाँ पे मेरा इनकम चल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो प्रूव हो गया। तो अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे कि एग्रीगेट सप्लाई हमने क्या बोला कि हमारा C प्लस S से आता है, वह नेशनल इनकम के बराबर होता है। एट ऑल पॉइंट्स ऑन 45 डिग्री लाइन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। इट हेल्प्स अंडर द कीनेसिस इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ये कहाँ पढ़ा है हमने, कहाँ पढ़ा है भाई, ग्रेट डिप्रेशन 1929 के उसमें हमने पढ़ा था ग्रेस इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, जॉन कीन्स के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो उन्हीं की थ्योरी है ये। सिंस द टू वेरिएबल्स कंजम्पशन एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इनकम आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स द 45 डिग्री लाइन हैज अ स्लोप ऑफ 1 एंड इट्स बाइसेक्ट द 90 डिग्री एंगल फाउंड बाय द टू एक्सिस। फाइन, सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। तो आपको पूरा क्या समझना है स्टूडेंट, सबसे पहले ये वाली अगर मैं बात करती हूँ कि आपको जो कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले कि एग्रीगेट सप्लाई का क्या मीनिंग होता है, फिर आपको देखना है कि एग्रीगेट सप्लाई आपको याद रखना है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की यहाँ पे बात हो रही है। फिर आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर क्यों है। फिर आप बताएंगे भाई कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। हमें पता है कि यहाँ पे हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, और जब भी हम इनकम की बात करते हैं तो दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एक हमारे पास होता है या तो हम कंजम्पशन करेंगे, ठीक है, या तो हम क्या करेंगे एक तरीके से इसको सेव कर लेंगे। तो इसलिए ये C प्लस S हो जाता है, राइट। फिर हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि हमने इसका रिप्रेजेंटेशन देखा, कुछ इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन रहता है, 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन रहती है। फिर हमने इसका सिग्निफिकेंस पढ़ लिया, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो जहाँ पे कंफ्यूजन आता है ना स्टूडेंट्स को, मैं वहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे हमारा जो रहता है एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी एग्रीगेट सप्लाई। एक क्विक रिविजन दोनों के बीच में। एग्रीगेट डिमांड क्या था, जल्दी से मुझे इक्वेशन बता दो। C प्लस हमारा हो गया था I प्लस हो गया था G प्लस X माइनस M, ठीक है, ये हमारी पूरी इक्वेशन थी। लेकिन हम इसमें से कौन सा कंसीडर करते हैं, एक ही इक्वेशन को कंसीडर करते हैं जो कि होता है हमारा C प्लस I,
ठीक है। वहीं पे जब मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात करती हूँ तो ये इक्वल टू होता है नेशनल इनकम, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, बेसिकली C प्लस एस, या मैं बोल सकती हूँ Y इज इक्वल्स टू C प्लस एस। अभी तक इसमें किसी चीज़ को डाउट? सारी चीज़ें क्लियर हुई यहाँ तक? ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे इसके ग्राफ की, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे आप x लिखोगे, यहाँ पे आप y लिखोगे। मैं बहुत आराम से चीज़ समझा रही हूँ बिकॉज एग्जाम में आती हैं, दोनों में से कोई ना एक तो आना है पक्का ही है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा इनकम और यहाँ पे आप लिख दोगे AD। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्या बनाना है आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे पहले बनेगा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यानी वो इतना ही रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्लियर। फिर जो मेरे पास कहानी आ रही है वो कौन सी कहानी है कि ये 20 पे है सपोज, तो नेक्स्ट क्या होगा मेरा 40 पे क्या शुरू होगा, मेरा कंजम्पशन, तो वो कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दूंगी तभी तो मेरा बन के आएगा क्या, तो अगर वो 60 पे है तो कुछ इस तरीके से रहेगा मेरा एग्रीगेट डिमांड। फाइन। तो हमने इसमें दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस कंजम्पशन का। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का क्या मतलब होता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ तो खर्चा है, उस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो इस पार्ट का, फिर हम ये वाले पार्ट पे आएंगे। दिस इज, रुको मैं इसको लिख देती हूँ पहले, ठीक है। ये आपका 20 है और ये आपका 40 है। क्लियर। तो 40 प्लस 20 आपका 60 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? ओके। नेक्स्ट की बात आती है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई की। तो अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात करती हूँ, अगेन वी विल मेक अ फुल ग्राफ लाइक दिस। फाइन। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इनकम, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एग्रीगेट सप्लाई, C और S। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो कंजम्पशन और हमारे सेविंग्स हैं दोनों इक्वली डिवाइडेड हैं x और y एक्सिस में, ठीक है, x और y एक्सिस में। और ये कैसे बनता है भाई, ऐसे बनेगा, यहाँ पे 45 डिग्री रहेगा, लिखना जरूरी है ये। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एग्रीगेट सप्लाई, जो कि क्या होता है बेसिकली हमारा और अगर इसको मैं ऐसे लिखती हूँ तो कुछ गलत नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जो मैंने आपको अलग से बना के पूरा दिखा दिया है। यहाँ पे क्या बात हुई है, यहाँ पे हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस हमारा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। कभी भी जो हमारा एडी होगा वो 0 से शुरू नहीं होता है, ये हमेशा कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ऊपर से थोड़ा, ठीक है, वाई एक्सेस में थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, नेवर फ्रॉम 0, रिमेंबर दैट। सिमिलरली जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई रहता है, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, फ्रॉम ओरिजिन, और स्ट्रेट लाइन जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में और 45 डिग्री का लाइन बनाएगा। ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल ही भूलना नहीं है। फाइन, समझ आया। ये सारी चीजें आप देख रहे हो, जैसे कि एडी का ये कर्व है और ये आपका इसका कर्व है। फाइन, इसको रब कर दूं, बना लिया सभी ने? जल्दी से वाला पार्ट भी लिखो, क्विक। क्लियर। सो यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स कि आपको ग्राफ्स को कैसे प्लॉट करना है, स्ट्रेट लाइन कर्व बनाना है। अगर मेरे पास AS आया, बस तुरंत ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो ये मेरे पास ऐसे AS आ गया। कितना टाइम लगा मुझे, हार्डली 10 सेकेंड्स। ऐसे ही आपको अपने एग्जाम्स में भी अपने बनाना है, ऑफ कोर्स थोड़ा प्रॉपर तरीके से, विद प्रॉपर डायमेंशंस एंड एवरीथिंग। आपको शेड्यूल याद रखना है। शेड्यूल कैसे याद रखना है, सबसे पहले आप इनकम लिखोगे, इनकम में आपने लिखा 0, ठीक है, फिर 100 से बढ़ा दो, फिर 200, फिर यहाँ पे 300, फिर यहाँ पे 400, यहाँ पे 500, यहाँ पे 600, ऐसे बढ़ाना है सिंपल 100 की स्पीड से। फिर हमने पता है यहाँ पे अगर मैं एग्रीगेट आपको सप्लाई का यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, कंजम्पशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो भैया वो 40 रहेगा यहाँ पे, फिर हम इसको 80 से बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा, फिर 80 से बढ़ा देंगे तो 220 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, फिर 280 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ये ग्राफ बनाना रहेगा, जहाँ पे 80 का डिफरेंस आएगा। फिर कंजम्पशन के बाद आप क्या बनाओगे, सेविंग्स को। सेविंग्स कैसे बनेगी कि भाई अगर मैं इनकम से कंजम्पशन को माइनस कर दूंगी, सेविंग्स का फॉर्मूला लिख लो कि अगर मैं कंजम्पशन को सेविंग्स, हमारा जो इनकम है, सॉरी, जो मेरे पास इनकम है
जो मेरे पास इनकम है, भाई इसको क्या हो गया, लगता है इसको भी नहीं पढ़ना है, राइट। सो इनकम जो है मेरे पास, बेसिकली जो इनकम है उसमें से जब मैं हमारे कंजम्पशन को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, सेविंग्स निकल के आ जाएगा। तो इसी से मैंने क्या किया कि मैंने 0 से 40 को माइनस किया तो मेरे पास -40 आया, फिर 100 से 120 को माइनस किया 120 आया, फिर क्या आया 0, और फिर यहाँ पे क्या आ गया +20। तो आप देख सकते हो यहाँ तक एक तरीके से लॉस चल रहा था और इस वाले पॉइंट पे मेरी सेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ग्राफ भी याद रखना है कि कैसे आपको स्केड्यूल बनाना है, कैसे आपको ग्राफिंग करनी है। सिमिलरली इसी के केस में, जैसे कि ये वाले केस में कंजम्पशन लिया था, अब ये वाले केस को मैं सेविंग्स को चेंज करके यहाँ पे आपका ले लेती हूँ। सपोज मैंने ले लिया आपसे इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट मैंने क्या बोला था, ऑटोनॉमस रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो थ्रू आउट मैंने सपोज 20 ले लिया, तो मेरा एडी कितना हो जाएगा एक तरीके से यहाँ पे 40 + 20 कितना हो गया 60, 120 + 120 हो गया 40, 200 + 220 एंड देन वी हैव 300। कुछ इस तरीके से मेरे पास ये क्या निकल के आएगा, एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट हो गया और ये वाला पार्ट मेरा हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड का। तो ऐसे ही सिंपल, सिर्फ आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, इनकम और कंजम्पशन, तो आप दोनों एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों के ही आप स्केड्यूल बना सकते हो। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? आपको भी अपनी कॉपीज में एग्जैक्टली ऐसे बनाना है। क्लियर? ओके। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? मैंने एक तरीके से दोनों चीजें आपको क्लियर कर दी है, एग्रीगेट डिमांड भी, एग्रीगेट सप्लाई भी, बिकॉज दोनों बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो उनका कंपैरिजन भी करके मैंने आपको बता दिया है। अब कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कैसी लग रही है क्लासेस, और लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, एट मैग्नेट ब्रेन्स वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट एंड द क्वालिटी एजुकेशन। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोवाइड करें। अगर हम CBSE की बात करें तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। साथ ही में आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाते हैं, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है। सिर्फ यूट्यूब पर ही हमें डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आपको फॉलो करना है, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, एवरीवेयर, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ CBSE नहीं, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे कवर होने वाली हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ऑन दैट नोट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।